जेव्हा मला वाटलं केदार सरांना जेव्हा सांगितलं ही भावना व्यक्त केली, केदार सर बोलले की डन, लगेच कर. सो इतकं क्विक रिॲक्शन जोरदार आणि सतीश सरांनाच मी विनंती करतो, त्यांनी सत्यजींचा पण यांनी शॉर्ट टाइम मध्ये मला सांगितलं की yes 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 thank you. हे फार महत्वाचं आहे. सातपुडा सुपर हिरोज जे आहेत त्याची प्रत्येकाची आज इथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाची कथा बघणं हे अक्षरशः अंगावर रोमांच आणणार आहे. आपल्याकडे कम्प्लीट पाटील फॅमिली आहे, त्यांनी नाशिकमध्ये राहून इतकं चांगलं काम केलं आणि ते काम भाग्यवान की एक कलाकार म्हणून माझ्या आयुष्यात ही संधी येत असते. आणि तुला माहिती आहे ती घटना मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगू इच्छिते. माझ्यासाठी भावनिक कारण काय आहे. माझ्या बाबाचे अगदी जवळचे मित्र सी.बी. कुलकर्णी, जे माझे मुंबईतले लोकल गार्डियन होते. म्हणजे मी मुंबईत राहायला आले तेव्हा माझ्याकडे घर नव्हतं. ते भाड्याचं घर कसं मिळवावं, कुठं मिळवावं, बाबा मुंबईत नव्हते, तर मग सही कुणी करावी भाड्याच्या घराच्या कॉन्ट्रॅक्टवर. असे आमचे सी.बी. काका माझ्या बाबांचे इंजिनिअरिंगच्या डिप्लोमा पासून ते अगदी जवळचे मित्र. त्यांना बरं नव्हतं. ही साधारण 10 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे, 8-10 वर्षापूर्वीची. अगदी बरं नव्हतं काकांना आणि बाबाही हवालदिल झाले होते. इतका जवळचा मित्र. काकांनी मला निरोप पाठवला. त्यांचे सगळे जवळचे नातेवाईक, माझी दवाखान्यात ज्यांनी जी काळजी घेतली, त्या मावशी असतील, ते मामा असतील, त्यांच्यासाठी तू एक फिल्म बनवशील. माझा विश्वासच बसेल ना. म्हणजे तूच एक माझी आशा आहेस, तू त्यांचं काम पोचवशील. कारण माणसं कधी कधी काय करतात, डॉक्टरांच्या पायलन्स चालवलेली असते, सिलेंडर पकडलेला असतो, सलाईन पकडलेलं असतं, धावत पडत स्ट्रेचरवरून ऑपरेशन रूमपर्यंत त्यांना पोचवलेलं असतं. त्यांना कोण थँक्यू म्हणणार. कारण त्या आपल्या एक्स्ट्रीम एक्साइटमेंट, नर्वसनेस या सगळ्या भावनांमध्ये आपण एवढंच म्हणतो की डॉक्टर काही करा पण आमच्या माणसात. पण त्या मधल्या लिंकचं काय. आणि सी.बी. काका मला सांगत होते की तू त्यांच्यासाठी एक फिल्म बनव. आणि तुम्हाला माहिती आहे माझ्या डायरेक्ट लिहून त्या वेळेत की सी.बी. काकांची फिल्म पूर्ण करायची. आणि माझ्या ध्यानीमध्ये नसताना सुधीरनी येऊन मला सातपुडा इंजिनिअरिंग विषयी सांगितलं, सातपुडा सुपर सेलियर्स बद्दल सांगितलं. आणि मला असं वाटतं की
स्वप्न पूर्ण करण्याची ही एक संधी आहे. तर माझ्याशी बोलल्यानंतर अक्षरशः 2 दिवसात आमच्या काकांची प्रणयजोत मानवली होती. पण त्यांनी एक हात पुढे केला होता की तू हे आभाराचं ऋण फेडशील का? ते ऋण आपल्याला फेडता येणार नाही. पण आज सातपुडा इंजिनिअरिंगच्या संपूर्ण टीमचं मला मनापासून अभिनंदन करायचं आहे की काही गोष्टी आपल्या नकळत आयुष्यात राहूनच जातात. तुमचं वाक्य खूप छान आहे. ऍक्ट विथ एम्पॅथी आणि वर्क विथ करेज. कनवळूपणा आणि करेज म्हणजे धैर्य, या 2 गोष्टी आपल्याकडे असतील तर आपण सुद्धा आपल्या या सुपर सेव्हियर्स सारखं काम करू शकतो, उत्तुंग झेप घेऊ शकतो आयुष्यात. मला प्रचंड अभिमान आहे की मी सातपुडा सुपर सेव्हियर्सची फॅमिली मेंबर आहे आणि मी तुम्हा सर्वांनाही आवाहन करते की तुम्ही फिल्म तर पाहाच, पण आमच्या फॅमिलीमध्ये सामील व्हा. मनापासून आभार. फिल्म में है करीब 2000 ऑलमोस्ट 8-10 से हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं. तो पहले क्या होता था कि एक्चुअली ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा पीरियड. एक तो है कि 2018 के बाद का और 2018 के पहले का. हम लोग जब से देख रहे हो 2018 से, तो शुरू में ऐसे होता था कि गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स सेट नहीं किए थे एम्बुलेंसेस के लिए या एम्बुलेंस स्ट्रेचर्स के लिए. तो कोई भी कुछ भी टाइप का स्ट्रेचर बनाता था उनके व्हीकल्स और रिक्वायरमेंट को सूट करने के लिए. तो मतलब कुछ गाइडलाइंस नहीं थी कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. तो उसमें हमने देखा कि पेशेंट सेफ्टी पे बहुत इफेक्ट आता है. अगर कोई तभी तो कैनवास के हैंड हेल्ड स्ट्रेचर्स भी एम्बुलेंस में लगाए जाते थे कि जो आजकल कभी आपको दिखेंगे. तो और अनफॉर्चुनेटली कभी एम्बुलेंस को जल्दबाजी में एक्सीडेंट हो गया तो उसमें पेशेंट को जान भी जा सकती थी इस तरह का. तो 2018 के बाद गवर्नमेंट ने एम्बुलेंस और एम्बुलेंस स्ट्रेचर. तो सातपुड़ा इंजीनियरिंग का जो काम है, जो अभी सतीश सर ने बताया, एक छोटी सी बात होती है. हमने कभी सोचा भी नहीं होता है कि स्ट्रेचर का वजन क्या होता है. ये कभी हमारे दिमाग में आता ही नहीं क्योंकि हम स्ट्रेचर उठाते नहीं है. हमें लगता है कि किसी और का काम है. हमारा काम है कि हम बिल भरेंगे और हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि मेरे जो भी रिश्तेदार हैं उनकी तबीयत सही सलामत रहे. तो इतनी छोटी बात के लिए वो सोच रहे हैं. आप कभी आइए नासिक, कभी परमिशन मिलती है तो इनके वर्कशॉप पे आइए कि कितनी छोटी छोटी बातों में कि कैसे हम इसका वेट कम कर सकते हैं, जिससे एम्बुलेंस ड्राइवर या सर्विस प्रोवाइडर्स और पूरी टीम को इसका वजन उठाने में अर्जेंसी के टाइम सहायता हो पाए. तो इस काम के लिए जब मुझे पूछा गया तो मेरे लिए ये बात नहीं है कि सिर्फ मैं इसका फेस बनता हूँ और मैं अच्छा मेकअप करके एक अच्छी स्माइल लेके फोटो पे आ जाऊँ. ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ये काम मैं और हजारों लोगों तक पहुँचा पाऊँ. मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, पिछले कुछ महीनों से जब से हमारी शूटिंग कंप्लीट हुई, मुझे कितना गर्व महसूस हुआ है. मैं जिनको भी ये बता पाई हूँ कि पता है मैं एक ऐसे टीम के साथ जुड़ी हूँ जो ये काम करते हैं. तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि ऐसा काम हमारे देश में, मेरे राज्य में हो रहा है और ये काम पहुंचाने के लिए मैं पॉसिबल कर पा रही हूँ. तब मैं वो नाम पे रुक गया. नहीं सर, प्लीज इनसे मीटिंग कराओ. आई डोंट नो व्हाई. मतलब मेरे लाइफ में मेरे दिल को छूने वाली इनकी मूवी है, दैट इज डॉक्टर प्रकाश आमटे जी की. मैं नाना और मैं साथ में काम कर चुके थे. एज एन एक्टर में उनके बेटे का रोल कर चुका था एक एड फिल्म में, और उसके बाद एज ए डायरेक्टर इनके साथ काम करना, और वो मेरी फेवरेट फिल्म की एक्ट्रेस, ऐसा था.
तो इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू, और कौन नहीं चाहेगा ऐसे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करना। तो इसलिए आई फील इनके जैसा बेहतर इंसान शायद ही मिलता हमें इस कैंपेन के लिए, इसीलिए एक असाही नेक्स्ट जेन म्हणून त्यांचा विचार असू शकतो की आम्हाला हे कामच करायचं नाही, आम्हाला ना यातला फायदा बघायचा, कुठे छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये मन गुंतवायचं आणि आपला प्रॉफिट लिमिटेड करून ठेवायचा। पण कमिंग बॅक टू द ह्युमॅनिटी इश्यू, मला असं वाटतं की ही यंग जनरेशन आहे आणि आपल्या बाबांनी सुरू केलेलं आहे, आणि त्याचबरोबर आय एम लकी कारण मला नाशिकला जाऊन त्यांची अख्खी टीम पाहता आली। एक एक चुनिंदा माणसं आहेत त्यांच्याबरोबर जी सातपुडा फॅमिलीसाठी काम करतात। आज मला अभिमान या गोष्टीचा वाटतो की कुणींनी त्याच्या आयुष्यामध्ये जमवलेली टीम किंवा मी माझ्या आयुष्यात कमावलेली माणसं, आज नेहा माझी कलिग इथे माझ्या बरोबर आहे, तिच्यामुळे मी हा विषय फार सिन्सिअरली ऐकला। जर नेहाने म्हटलं असतं की नाही ग हाचं काही लुक्रेटिव्ह ऑफर नाहीये, राहू दे आपण दुसरं काहीतरी ऍड फिल्मचं वगैरे बघूया, पण नाही, ती माणुसकी तिच्यामध्ये आहे, ते काम तिच्यापर्यंत पोहोचलं, आणि म्हणून मला असं वाटलं की मी या संपूर्ण सातपुडा फॅमिली बरोबर असलं पाहिजे। तसंच श्रेयस आणि केदारच्या टीममधल्या प्रत्येक माणसाचं मला कौतुक वाटतं। जेव्हा मी त्यांच्या वर्कशॉपमध्ये गेले होते नाशिकला, तेव्हा प्रत्येक माणसाच्या चेहऱ्यावर अभिमान होता, प्रत्येक माणसाने माझं स्वागत केलं, तेव्हा त्यांच्या नजरेत असा भाव होता की आमच्या टीममध्ये तुझं स्वागत आहे। त्यांचा कुठेही असा भाव नव्हता की या सरांचं काहीतरी काम चाललंय आणि आज थांबावं लागतंय वाटतं एक तास जास्त, असा भाव नव्हता। प्रत्येकाच्या नजरेत ही आपुलकी होती की आमचं काम जास्त लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे, तू आमचं काम बघायला आलीस, मला हे सांगतानाही अंगावर शहर येतोय। त्यामुळे आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी ही आहे की आपण आयुष्यात अशी माणसं जोडली पाहिजे ज्या माणसांना आपल्या जगण्याचा उद्देश कळतोय, ज्या माणसांना पैसे आणि बिझी असणं या वाक्प्रचारांच्या पलीकडे जायची इच्छा आहे। मी तुम्हाला दोघांनी विनंती करते की तुम्ही तुमच्या ड्रीम प्रोजेक्ट बद्दल काहीतरी आम्हाला सांगा। भेटण्याची आम्हाला डेली लेवलला अपॉर्च्युनिटी मिळाली, आणि जेव्हा जेव्हा मला आठवतं मी जेव्हा भेटलोय तुझं सोनर्सना, ब्रँडर्सना, सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना, तर मला जाणवायचं की ते म्हणजे कामाच्या गोष्टी तर होत असायचं, पण त्याच्यानंतर भरपूर आम्ही पर्सनल लेवलला डिस्कशन करत होते, त्यांच्या गोष्टी सांगायच्या, त्या बरेच वेळेला इमोशनल असायच्या, आणि मला असं जाणवलं लागलं की काहीतरी दे नीड समवन टू टॉक टू, म्हणजे त्यांना कोणीतरी असं पाहिजे की एवढं की त्यांनी तुम्ही जेव्हा एपिसोड बघाल तुमच्या लक्षात येईल की त्या एपिसोडमध्ये एवढे वेगवेगळे किस्से त्यांनी सांगितलेले आहेत, ते कधी कधी डोळ्यात पाणी येत होते बघून, तर ते मी समोरासमोर अनुभवत होतो की ते माझ्याशी शेअर करायचे वगैरे। सो मला लक्षात आलं की नाही काहीतरी आपण एक प्लॅटफॉर्म द्यायला पाहिजे, त्यांच्या आतली जी स्टोरी आहे ती नुसतंच असतं दोन लोकांमध्ये नाही, हे पूर्ण समाजाला पण कळलं पाहिजे की ते फक्त एक कोणी असं ट्रान्झॅक्शनल सर्व्हिस देत नाही की ॲम्ब्युलन्स आली आपण पैसे दिले सर्व्हिस झाली, दे आर बियॉन्ड दॅट सर्व्हिस, ते एक इंडिव्हिज्युअल म्हणून ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंडवर जेव्हा आपण त्यांना बघतो तेव्हा फार वेगळ्या पर्स्पेक्टिव्हने आपण त्यांना आपल्याला ते दिसतं, आणि हे तुम्हाला एपिसोड्समध्ये कळेलच। सो दॅट वॉज द इन्स्पिरेशन इन गोईंग फॉरवर्ड फॉर दिस कॅम्पेन, आणि मी तर सोनाली मॅडमला पण खूप ग्रॅटिट्यूड व्यक्त करतोय की शी डिसाइडेड टू कनेक्ट विथ दिस इनिशिएटिव्ह, कारण त्याच्याशिवाय हा इतक्या लोकांपर्यंत पोहोचू शकणार नाही, म्हणजे आम्ही आमच्या छोट्या लेवलला प्रयत्न करतच होतो, पण मॅडममुळे आज त्यांना जे जो रीच मिळेल तो खरंच आम्ही कल्पना करू शकणार नाही एवढा मिळू शकतो। सो आय एम व्हेरी ग्रेटफुल फॉर एव्हरीबडी, आणि सगळ्या सातपुडा सुपर सिरियससाठी पण मी कृतज्ञ आहे की ते डिसाइडेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव्ह। इनिशिएटिव में हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्री सीरीज नहीं कर रहे, बल्कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं। ऑनलाइन फेसबुक पे भी हमने ग्रुप्स बनाए सातपुड़ा सुपर सेवियर नाम से, उस ग्रुप्स में एक एक एम्बुलेंस ड्राइवर सर्विस प्रोवाइडर्स को ऐड किया जा रहा है, ज्वाइन हो रहे लोग, और एक पेज भी बना है SSS का, उस पेज पे रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, सेवियर्स अपनी अपनी लाइफ की स्टोरीज डाल रहे हैं, और हमें इस इनिशिएटिव में सभी सेवियर्स को एक गवर्नमेंट नॉर्म्स कैसे है क्या है
वो पहुंचाना, ये भी काम कर रहा है। जैसे आपने बोला बहुत सारा पिछड़ा हुआ वर्ग भी है इसमें, कि जो उतना वेल इक्विप्ड नहीं है उनको वेल इक्विप्ड कराने के लिए ये पूरी कम्युनिटी क्या मेहनत और कोशिश कर सकती है, ये भी हम इसमें कदम उठाएंगे। आगे जाके ये कम्युनिटी एक दूसरे के नेटवर्क का कैसे अच्छे से कैसे इस्तेमाल करे। बहुत सारा अनऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे सेक्टर काम कर रहा है, इसी सेक्टर में अनऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क काम कर रहा है, उसको हम चाहते कि थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाए। मोदी जी ने बहुत सारा नए इनिशिएटिव लॉन्च किए, उन सबके लाभ भी इस ग्रुप से इन लोगों को मिले। तो ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्री सीरीज तक मर्यादित नहीं रहेगा, ये उपक्रम बहुत आगे जाके बड़ा और फैलता जाएगा अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। ये जो शुरुआत है, हम चाहते हैं हर एम्बुलेंस ड्राइवर, हर एम्बुलेंस ओनर अपनी लाइफ में एक डिग्निटी से जिए इस कैंपेन के बाद, और दूसरा वो वेल इक्विप्ड हो, चाहे उसकी खुद की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो या ना। इस ग्रुप से हम कैसे सहायता कर सके वो हम पूरी कोशिश करेंगे इस कम्युनिटी के लिए। दिस इज द आवर मेन मोटिव थ्रू दिस इनिशिएटिव। दैट्स इट। माझा प्रश्न की कसं असतं ना, माणसं वाचणं हे खूप जास्त महत्त्वाचं असतं। मी आर्टिस्ट आहे, तर मी आर्टिस्ट म्हणून आम्हाला पुस्तकांपेक्षा माणसं वाचायला शिकवली जातात जास्त, की ऑब्झर्वेशन करा, निरीक्षण करा। तो माणसं तुम्ही याच्यावर बसा फक्त, जितने भी एम्बुलेंस ड्राइवर यहाँ पे आए ना, आप ना सिर्फ चाय पीते हुए उनके साथ 5 मिनट गुजारो, आपको समझ में आ जाएगा इन्होंने लाइफ और डेथ एंड डेथ आफ्टर लाइफ सब देख चुके, सब कुछ इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है ना, हम लाइफ में वो देखेंगे कभी नहीं देखा, भगवान करे कि वो देखने का मौका भी नहीं आया। तो इनकी इंसानियत और इनको जो इमोशंस की कदर है, उनको जो लाइफ की वैल्यू पता है ना, वो बिना एमबीए करे, बिना कोई फिलोसॉफी में डॉक्टरेट किए उनको लाइफ पता है एक्चुअली क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है हमें उनसे ये गुण लेना चाहिए, और ये मैंने स्टडी की, और मैंने ये ही स्टडी दिखाने की कोशिश की। दैट्स द ओनली स्टडी वाज माय। संदेश की मला माहिती आहे, मला काहीतरी विषय असा आहे की खूपच चांगले इनिशिएटिव्ह आहे, सोनाली मॅडमचा सपोर्ट आहे आणि मनापासून सपोर्ट आहे, नुसता पैसा नाही आहे त्याच्यामध्ये, पैशाचा विषय नाही आहे त्याच्यामध्ये। जे लोकांचा बरोबर ओळख आहे, त्यांना लोकांपुढे लक्ष लागतं, अशा विषयाकडे काही लक्ष घातलेलं आहे। मी पुढील अभिनंदन करतो पाटील सरांचं, सोनाली मॅडमचं मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांनी हा विषय घेतला प्रथमतः। दुसरा विषय असा की मी शासकीय 3 समित्यांवर आहे, जिथे जिथे यांना गरज लागेल, आणि मी स्वतः इनिशिएटिव्ह घेऊन जिथे जिथे फायनान्शियल हेल्प लागेल किंवा तिथे कोणती हेल्प लागेल, शासकीय पण मदत लागेल, ती करण्याची आम्ही पूर्ण शासन देतो या प्रसंगाने। आणि मला खूप इम्प्रेस झाला हा विषय आहे, मला हा विषय बरोबर माहित नव्हता। तुम्ही फक्त सांगितले कार्यक्रम आहे, प्रेस आहे, सोनाली मॅडम येणार आहे, आणि चित्रपट युनियनचा अध्यक्ष असल्यामुळे मला सोनाली मॅडम येणार आहे हे ऐकून मी आलो, परंतु हा विषय खूप सिरियस आहे, खूप डीप आहे, आणि हे जो विषय करतायत ते हा सर्वांचं मनापासून अभिनंदन करतो की त्यांनी हा विषय घेतला, आणि त्यांना सोनाली मॅडम सारख्या एका मोठ्या कलाकाराची साथ लाभली। पूर्ण सपोर्ट शासनाचा, भारतीय जनता पक्षाचा या इनिशिएटिव्हला असेल। वो बहुत कम पढ़े लिखे होते, ऐसे भी है ना अक्सर आपल्या इंडस्ट्रीत, बरोबर, तुमचे मित्र वगैरह पण आहेत बरेचसे ऐसे। तो उन्होंने बताया किससे कि ऐसे बहुत सारे लोगों को ये नॉर्म्स क्लियर करना, कैसे उसको त्यांना अंमलात कसं आणायचं, त्याचा खूप त्रास होतो, आणि त्याला बॅकिंगसाठी मला असं इनिशिएटिव्ह म्हणजे असं माणसं जोडून त्याला स्मूथ कसं करता येईल, त्यांना लवकरात लवकर चांगल्या ॲम्ब्युलन्सेस कसे मार्केटमध्ये आणता येईल, आणि त्यांना गव्हर्नमेंटकडून काय हेल्प मिळेल या प्रोसेसला, त्यासाठी आपण काहीतरी पावलं एकत्र उचलता येईल। ग्रेट, म्हणजे सोपं होतं, राईट? सो ग्रेट, थँक्यू सर। आम्ही जेव्हा वेगवेगळ्या लेवलला इंटरॅक्शन करत होतो तेव्हा आज ही सगळी इथे मंडळी आपल्याला काही येऊ शकलेली आहे। जसं आता एक्झाम्पल त्याचं झालं तर इथे राज सर बसलेले आहेत, लाल लोखंडे सर, तर त्यांची त्या कोविडच्या वेळी त्यांची मुलगी 6 महिन्याची होती, तरी त्यांनी कशाचंही फिअर न बाळगता ते ॲम्ब्युलन्स स्वतः चालवत होते आणि कोविडच्या पेशंट्सना हॉस्पिटलला पोहोचवत होते, घरी 6 महिन्याची मुलगी असून देखील शी वॉज फेसिंग अ ह्यूज डेंजर ऑफ कॅचिंग कोविड, पण
पण तरी पण ते आउट ऑफ द वे जाऊन हे करत होते. त्यानंतर आपले आज ते अनफॉर्च्युनेटली आले नाही आपल्या ॲम्ब्युलन्स सर्व्हिसमध्ये गुलमन काळवी सर. त्यांचं जेव्हा मी बघत होतो तेव्हा मी असं ऑब्झर्व केलं की त्यांनी कधीच कोणाला नाही म्हटलं नाही सर्व्हिस देताना. ते प्रत्येक वेळी जर पैसे नसेल तर त्यांनी ठरवलं आपण फुकटात घेऊ त्यांना सर्व्हिस, पण त्यांनी दिली, त्यांनी कोणालाच नाही म्हटलं नाही. इवन मुकुंद कांबळे सर आज अनफॉर्च्युनेटली निघाले, पण त्यांचं तर असं आहे की ते एका कोविडच्या वेळी एका अशा पेशंटला घेऊन जात होते हॉस्पिटलमध्ये की ज्यांना कोणीच नेऊन जायला तयार नव्हतं. त्याचे खूप सिरियस कंडिशन पुण्यात. ओके, सो त्यांनी ते केलं सगळं, पण परत येताना अनफॉर्च्युनेटली त्यांच्या ॲम्ब्युलन्सचा काहीतरी एक छोटा ॲक्सिडेंट झाला आणि त्याच्यामध्ये ॲक्च्युली त्यांचा पाय फ्रॅक्चर झाला आणि आज त्यांच्या पायामध्ये एक रॉड आहे जो आयुष्यभरासाठी आता राहणार आहे. पण हे जे सॅक्रिफायसेस हे जे होत आहे हे आपल्या आमच्याकडून काही पैसेही नाही घेतले. आणि पैसे नाही घेतले त्यांनी. त्या एक तर अशी व्यक्ती की ज्याला ते कोणी तयार नव्हतं सोडायला, पण त्यांनी सोडलं आणि पैसे पण नाही घेतले, प्लस पर्सनल लेवलला त्यांचं काहीतरी असं नुकसान झालं. पण हे जे सगळे सॅक्रिफायसेस आहेत हे नाही माहिती आहे लोकांना. म्हणजे याचा आम्हाला कळत होते कारण आमचं सेक्टर कसं होतं की आम्ही त्यांच्याशी डे टू डे लेवलला वार्ता करू शकतो म्हणून, पण नाहीतर कुठे कळलं असतं आम्हाला. कोणालाच कळलं नसतं की यांची इनसाईड स्टोरी एवढी मोठी आहे आणि एवढी काहीतरी हार्ट वॉर्मिंग आणि हार्ट टचिंग. सो आम्हाला वाटलं की हे इव्हन आपल्या सगळ्या समाजाकडे जर कळलं की हे अशा प्रकारची जर यांची स्टोरी आणि अशा प्रकारचं या चॅलेंजेस आहेत या सर्व्हिस प्रोव्हाइडिंग ॲम्ब्युलन्स सर्व्हिस प्रोव्हाइडिंग बिझनेसमध्ये, तर खूप एका वेगळ्या पर्स्पेक्टिव्हने आपण त्यांना बघू. आज बरेच वेळा अनफॉर्च्युनेटली आपण ट्रान्झॅक्शन मध्ये बघतो त्यांना, तसं न बघता ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंडवर आपण त्यांना बघू आणि हा पर्पज आहे. म्हणून आपल्याला जास्तीत जास्ती लोकांपर्यंत पोहोचवायचं आहे आणि म्हणून आज आपण हा घाट पण आणला आहे. साल चुके और कोविड के दौरान हमने देखा है लोगों की जान बचाई. क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड महसूस कर रहे हैं इसका जो आपने डॉक्टर ने पार्ट लिया, क्या कहना? मुझे ऐसे लगता है कि मैं फ़िल्मों में काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ. इट्स बीन ऑलमोस्ट 25 ईयर्स, मोर देन दैट. लेकिन फ़िल्मों ने कोई ऐसा सब्जेक्ट छोड़ा नहीं है किसी भी इशू के लिए कि उनके ऊपर फ़िल्म नहीं बनाई गई है. लेकिन सातपुड़ा सुपर सेवियर्स का जो कॉन्सेप्ट है, सातपुड़ा इंजीनियरिंग की जो कंप्लीट एफ़र्ट और एंडेवर है वो इस बारे में है जिसके ऊपर हमारा कभी ध्यान नहीं गया था. इट इज़ ऑल अबाउट एम्बुलेंस ड्राइवर्स एंड एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर्स. तो मुझे बहुत ही प्राउड महसूस हो रहा है क्योंकि ये ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी के जो काफ़ी मेहनत करते हैं, जो अपनी जान हथेली पे रख के काम करते हैं, लेकिन उनको उनके काम का क्रेडिट नहीं मिलता है. तो वी आर मेकिंग अ यूट्यूब सीरीज़ ऑफ 8 एपिसोड्स जिसके लिए हम आप सभी का स्वागत करते हैं. आप आइए, देखिए. और सिर्फ देखने से आपका मनोरंजन नहीं होने वाला है. हमें एब्सोल्युटली गारंटी है कि इन फिल्मों को देखने के बाद आपको इंस्पिरेशन मिलेगी और आप ये चाहोगे कि ऐसा काम और भी लोग करते रहें. ऑन टॉप ऑफ इट सातपुड़ा इंजीनियरिंग का ये एक एफ़र्ट, ऑनगोइंग एफ़र्ट चल रहा है कि जो स्ट्रेचर्स होते हैं लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए, वो स्ट्रेचर्स की क्वालिटी कैसे बेहतर हो, वो लाइट कैसे हो. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे निर्देशक तुनीर और उनकी टीम सातपुड़ा इंजीनियरिंग के लिए इतनी खूबसूरत फिल्में बना रही है. और सातपुड़ा इंजीनियरिंग की पूरी फैमिली यहाँ हमारे साथ है. सतीश सर हैं, श्रेयस और केदार भी हैं. ये ऐसी फैमिली है जिनके बारे में हम आशा और अपेक्षा रख सकते हैं कि ये आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करते रहेंगे और हमें और प्रेरणा देते रहेंगे. क्या कुछ ये शॉर्ट फिल्म है जिसके बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, फीचर फिल्म के टॉपिक पे डायरेक्टर साहब भी सोच रही है तो बनाए बहुत अच्छा और मुझे लगता है इसका जवाब वो अच्छी तरह से देंगे. लेकिन हमारे जो सुपर सेवियर्स हैं उनकी हर एक की फैमिली जो है वो किसी भी फिल्म कहानी से कम नहीं है. उनका जो कोविड के दरमियान, लॉकडाउन के दरमियान जो स्ट्रगल रहा है वो किसी भी फिल्म से कम नहीं है. तो हम तो तैयार हैं. मुझे यकीन है कि सातपुड़ा फैमिली तैयार है कहानियाँ लेकर
हम तैयार हैं कहानियाँ पेश करने के लिए। अब तुनीर के ऊपर है कि वो इसे कैसे आगे ले जाएं। हाँ ठीक, यहाँ पे रख दीजिए। तैयारी की आपने काफ़ी बारीकी जो है बात बताई, उसके लिए आपने कितनी तैयारी की? मुझे लगता है एज एन एक्टर एक बहुत सिंपल बात हमारे सामने आती है कि रिसर्च टीम होती है हमारे साथ और हमें वो समझ के एक्सप्रेस करना होता है। तो रिसर्च टीम तो सातपुरा इंजीनियरिंग की थी, तुनीर की थी जिन्होंने स्क्रिप्ट बनाई थी। मेरी जिम्मेदारी ये थी कि ये सारी जो रिसर्च है वो समझ लेना है। जब तक हम समझते नहीं हैं तब तक वो बात दिल तक पहुंचती नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो सारा काम है वो इतना इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगा कि आज तक मुझे इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पता होने की बात बहुत दूर की है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसे लगता है कि हाँ स्ट्रेचर्स को तो व्हील होते हैं, वो कोई पुश करता है, पुल करता है, और वो जैसे हम फिल्मों में देखते हैं अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा बंद हो जाता है और लाल लाइट आती है या हरी लाइट आती है। इसके आगे इसके अलावा मैंने कुछ सोचा नहीं था। तो जब ये टॉपिक मेरे सामने आया तो ऐसे लगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, जितने डॉक्टर्स हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पेशेंट को वहाँ ऑन टाइम पहुँचना भी ज़रूरी है। और उसके लिए ये जो सारे सुपर सेवियर्स हमारे हीरोज़ जो हैं वो काम करते हैं। और ये बात मन को काफ़ी व्यथित करने वाली थी और काफ़ी कुछ सिखाने वाली थी। तो आई जस्ट फील कि सिर्फ इस फिल्म के लिए नहीं, सिर्फ आज के इवेंट के लिए नहीं, मैं सातपुरा टीम के साथ ज़िंदगी भर के लिए जुड़ी रहूँगी, क्योंकि ये बहुत इंस्पिरेशन देने वाली बात है। और हमारे सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जिनको हमने कभी अहमियत नहीं दी है। जानना चाहेंगे कि सोनाली जी लाइफ में भी ऐसे हैं और हाँ वो मैं बता सकता हूँ कि हाँ वो है, वो सच में है। मतलब आप लिटरली मैं बोल रहा हूँ ना, मैं प्रकाश आमटे की फिल्म बार बार क्यों बोल रहा हूँ, दैट वाज द परफेक्ट कास्टिंग, आई थिंक सो। मतलब शी डिड, आप कॉपी पेस्ट ही है, आप बोल सकते हो वो सारी चीज़ें इनमें, वो नेचुरली है और इसीलिए वो यहाँ पे है। ये जैसे आप में भी है, हम सब में है। है। जब तक वो इंक्लिनेशन नहीं होती तो मज़ा नहीं आता जीने में ना। करेक्ट। हम एक दूसरे का हाथ हाथ में लेके जी रहे हैं। आप यहाँ आए हो क्योंकि आपको लगता है दिस इज समथिंग विच मैटर्स टू योर हार्ट। तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एवरीबडी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। पहले भी कहा, तो ये इनिशिएटिव हम जितना एम्बुलेंस ओनर से इंटरेक्ट करते थे तो उससे हमको ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंसेस उनके हैं जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं चलते, क्योंकि वो उनसे इतना इंटरेक्शन करते नहीं है। वो एम्बुलेंस सर्विस लेते हैं और उसके बाद ट्रांजैक्शन करके हम लोग उनको भूल जाते हैं। लेकिन उसके पीछे जितना भी उन्होंने हार्डवर्क किया है, जितने सैक्रिफाइसेस पर्सनल लेवल पे किए हैं, वो उनके सामने कभी आते ही नहीं है। तो जब भी मैं इनसे इंटरेक्शन कर रहा था तब मुझे पता चला कि ऐसे काफ़ी स्टोरीज़ है, ऐसे काफ़ी इंसिडेंसेस है जो दिल को बहुत छू जाते हैं और किसी और को पता ही नहीं रहता। वो सिर्फ मैं और उनके बीच में इंटरेक्शंस होती थी। तो हम लोग ने फिर सोचा कि अगर इतने सब उनको मुझे ऐसे लगा कि उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए ये सब स्टोरीज़ बताने के लिए। तो हम लोग ने फिर तुनीर सर से मिलके ऐसा कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, कि उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं क्या हम लोग, जिसमें वो उनकी स्टोरी बता पाए, जिसमें वो उनका जो भी पहले का स्ट्रगल है वो जनता के सामने ला पाए। तो वैसा प्लेटफॉर्म हमको यूट्यूब मिला। तो यूट्यूब में हम लोग ने हर एक सातपुरा सुपर सेवियर के ऐसे 8 एपिसोड्स बनाए और वो एपिसोड्स अभी आज लॉन्च होने वाले हैं। उसमें अब आप उनकी सबकी स्टोरीज़ देख सकते हो। बहुत हार्ट वार्मिंग और हार्ट टचिंग स्टोरी है। तो हमको भी बहुत खुशी हो रही है कि आज यूट्यूब और आपके ज़रिए ये स्टोरी बहुत लोगों तक पहुंचने वाली है और लोगों को
ये बिहाइंड द सीन्स जो है उनके लाइफ में वो पता चलने वाला है, उनकी एक इमोशनल साइड पता चलने वाली है, एक स्ट्रगल वाली साइड पता चलने वाली है, जो भी सैक्रिफाइसेस है वो साइड पता चलने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसके बाद कुछ पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा पूरे समाज का, कि उनको हम अलग नज़र से शायद देख पाएंगे इसके बाद। सो एक छोटा एफर्ट है इन चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑफ एवरीबॉडी रिगार्डिंग लुकिंग एट देम। सर आपसे जानना चाहेंगे सात पूरा जो टाइटल है उसके बारे में बताइए, ये कैसे अपने सातपुड़ा सुपर सेवियर बारे। तो बेसिकली ऐसे है कि जो भी हम लोग भी जब इंटरेक्ट करते हैं या फिर हम लोग के दोस्तों से हम लोग बात करते हैं तब इट इज़ ऑलवेज एम्बुलेंस एज अ होल, मतलब जो उनके बैकग्राउंड में जो भी काम चलता है एम्बुलेंस कोऑर्डिनेट करने का, उनका ड्राइवर की मेहनत, उनके ऑपरेटर्स की मेहनत, वो सब रिकॉग्नाइज नहीं होती थी। इट वाज जस्ट एन एम्बुलेंस, दूर से एक ऐसे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखा जाए। तो जैसे हम लोग प्रोडक्ट के लिए जो इंटरेक्शन करते थे, तो वो इंटरेक्शन की वजह से हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ मच मोर टू देयर स्टोरी, एंड उनके एक एक स्टोरीज सुन के वी रियलाइज़ कि दे आर मच मोर देन जस्ट एम्बुलेंस ड्राइवर्स एंड ऑपरेटर्स। दे आर सेविंग द लाइव्स जो उनके पेशेंट्स वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो वो इंस्टिंक्टिवली वो नाम आया सुपर सेवियर्स करके ऐसे। तो इसीलिए फिर हम लोग ने उनको सातपुड़ा सुपर सेवियर्स का टाइटल देने का सोचा। सर आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आपने जब ये स्टार्ट किया था और आज कहाँ तक ये पहुँच पाया? तो अभी जैसे मैंने कहा कि ये अभी 8 एपिसोड्स हमने शूट किए हैं, तो ये हम हमारी लेवल पे अभी करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज के बाद जब ये सब लोगों तक ये बात फैलेगी कि ऐसा एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग इससे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो हमारा लॉन्ग टर्म विज़न ऐसा है कि ये इनिशिएटिव बहुत बड़ा हो और बहुत लोगों तक पहुँचे और बहुत लोग इससे जुड़े, बहुत बाकी सारे पे एम्बुलेंस ओनर्स ये इनिशिएटिव से जुड़े और सिर्फ ये 8 एपिसोड तक लिमिट ना हो, इसके और सीजन्स बने। ऐसा हमारा एक लॉन्ग टर्म विज़न है ये इनिशिएटिव को लेके। हर एक सेवियर की एक यूनिक स्टोरी है, तो हम चाहते हैं कि हम ये हर एक सेवियर से जुड़ना चाहेंगे और उनकी जो भी स्टोरीज है, उनके जो भी स्ट्रगल्स है, वो बाकी के पब्लिक तक भी पहुँचे और उनकी मेहनत रिकॉग्नाइज हो और वो रिस्पेक्ट मिले उनको, जो बाकी डॉक्टर्स नर्सेस और उनको भी मिले, उनको मिलते हैं। कहाँ तक पहुँच पाए हैं? अभी हम लोग सिर्फ लोकली जो हमारे आसपास के जो कस्टमर्स या आसपास के, फिलहाल हम लोग एक महाराष्ट्र बेस के जिनकी कोविड की स्टोरीज, उनकी लाइफ स्टोरीज हमें इंस्पायरिंग लगी और हमने उनको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे और भी हम नेशन वाइड स्टोरीज कलेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए हमने एक साइट का लिंक भी दिया रजिस्ट्रेशन का, जिस रजिस्ट्रेशन लिंक पे लोग क्लिक कर सकते हैं अपनी सारी डिटेल्स। वो अगर एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर्स है, ओनर्स है, तो अपनी सारी डिटेल्स वहाँ पे फिलअप करें, अपनी कहानी वहाँ पे बताएं, वो हम तक पहुँचेगी, हम उस कहानी को लोगों तक पहुँचाएंगे। ये हमारा टोटल एक प्लान 1 है। इस प्लान का दूसरा स्टेज है कम्युनिटी ग्रुप, जैसे कि वैभव खेटले जी यहाँ पे हमारे पास एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर है, राज लोखंडे जी है, बहुत सारे। इन सब ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स को उस एक छत के नीचे लाना। कैसे होता है, एग्जाम्पल अभी आप मीडिया वाले भी है, आपके मीडिया में भी ऐसा होता है ना, कोई एक बड़ा मीडिया होता है, कोई छोटी मीडिया होती है, एक कोई मीडियम स्केल का होता है। तो छोटे पर्सन को किसी बड़े पर्सन से कुछ सहायता मिल सकती है, लेकिन वो तभी मिल सकती है ना जब एक दूसरे से जाने मिले। तो वैसे ही हम सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को एक छत के नीचे लाना चाहते हैं, जिससे वो सभी एक छत के नीचे एक दूसरे की मदद कर पाए। कुछ ज़रूरत हो, अगर पुणे के एम्बुलेंस वाले को कुछ मुंबई के एम्बुलेंस वाले से कुछ मदद चाहिए, तो उसी ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इधर से उसको आसानी होगी ये सारी चीज़ें करने के लिए। वहाँ पे उस कम्युनिटी में जैसे संदीप गुगे जी से जैसे पर्सन जो गवर्नमेंट की चीज़ों को कनेक्शन कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन जैसे पर्सन्स को भी हम उस कम्युनिटी ग्रुप में लाएंगे। ये हमारा फेज़ 2 है। और फेज़ 3 है कि इसको सरकार कुछ अलग तरीके से इनिशिएटिव को सपोर्ट करे और एम्बुलेंस ड्राइवर्स को बहुत सारी मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है उनके एम्बुलेंस को मेंटेन करने के लिए। कार्डियक एम्बुलेंस हो तो स्पेशली ज़्यादा ही खर्चा होता है। तो उधर सरकार क्या क्या सब्सिडाइज कर सके, उसके लिए हम इनकी आवाज़ उन तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए भी हम काम करेंगे।
तो हमारे ऐसे 3 फेजेस में इस इनिशिएटिव के काम होंगे और इन 3 फेजेस को काम करने के लिए सातपुड़ा इंजीनियरिंग जैसी कंपनी ने पीछे बैकिंग की। दैट्स द बिग डील, इसलिए आज हम ये सब कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ द आवर फ्यूचर प्लान एंड द प्रोग्रेस थिंग। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे 2 एम्बुलेंस ड्राइवर्स हमारे यहाँ पे बैठे हैं, राज लोखंडे जी और वैभव खेटले जी, तो ये अपनी रिव्यू दे इस इनिशिएटिव, क्योंकि उनके ही मुंह से वो बताए वो ज़्यादा बेटर है चीज़ों के बारे में। आई थिंक तो वैभव जी आप सेंटर सबसे पहले तो सातपुड़ा सुपर सेवियर है, सातपुड़ा सुपर सेवियर का हम धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है ये हमारी बात रखने के लिए, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर ये खाली एक ही देखा जाता है कि एम्बुलेंस एक पेशेंट को एक डॉक्टर के पास लेके जाता है या हॉस्पिटल में लेके जाता है, बट इस दौरान जो भी फैसिलिटी बनती है, क्या करना पड़ता है, ड्राइवर लोग जो रहते हैं 24 आवर्स अलर्ट रहना पड़ता है, ये सब फैसिलिटी देने के लिए, उनको प्रोवाइड करने के लिए, उनको उनके पीछे जो एक स्ट्रगल लाइफ है वो किसी ने देखी नहीं है कि क्या क्या करना पड़ता है। कोविड के बीच में तो अब सब लोग बात करेंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं है, वो था एक दौर निकल गया, लेकिन जो उसके बाद भी जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे लोगों ने उन्होंने बोला कि एजुकेशन, एम्बुलेंस में एजुकेशन पर्सन अगर होते या ना होते उसमें कोई फ़र्क नहीं गिरता है। ह्यूमैनिटी क्या है, उसको क्या करना चाहिए एम्बुलेंस के पीछे, वो क्यों काम कर रहा है। अभी हमारे माँ बाप ने ये काम हमको सिखाया नहीं था, हम सीखे, उन्होंने जो बताया अच्छे काम करने के लिए हम लोगों ने सीखे, और उसमें हम लोग को ब्लेसिंग मिल रही है, इसके लिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग ने भी एजुकेशन किया है, बट उसमें अच्छा मरीज़ के लिए अच्छा रहता है, मरीज को अच्छा लेके जाने के लिए उनके जो ब्लेसिंग मिलते हैं, इसके लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। उसमें तकलीफ़ें तो बहुत आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत तकलीफ है, उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है कि एम्बुलेंस के पीछे की उनको एक इंश्योरेंस मिले, तो उसको एक उनके लिए पासिंग के लिए भी कोई ये किया नहीं है, अलग से उनको भी रात भर एक रुकना पड़ता है पासिंग के लिए। ये दौरान उनके एक रूल चेंज होते थे, रात भर में उनके लैम्प चेंज हो जाते हैं, ये सब छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ कोई प्रोवाइड नहीं करते। टैक्सेस भी उनको यही है, 28% टैक्सेस है जो है जीएसटी पे उनको 28% जीएसटी ले रही है एम्बुलेंस सेगमेंट में भी। वो किसको पे करना है, एम्बुलेंस प्रोवाइडर को। जो टैक्सेशन में जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है एम्बुलेंस, तो वो सेटअप तो नहीं ले पाएगा। ये सब छोटे मोटे चीज़ें जो है ना बहुत सारी मायने रखते हैं, उससे कॉस्ट कटिंग होगी, लोगों को अच्छे फैसिलिटी मिल सकती है। ये जो एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके पीछे उनका अंदर के क्लीनअप कितना खर्चा होता है, ये सब कुछ चीज़ें नहीं। लोगों को क्या लगता है ऑटो रिक्शा का 35 रुपये किलोमीटर है, तो ये कितना 1 किलोमीटर जाना 35 रुपये ले लो। ओला उबेर है 150 रुपये में हो जाता है, तो ओला उबेर वाला पेशेंट नहीं उठा पाएगा, उसमें केयर नहीं होता है, उसमें इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। इक्विपमेंट्स क्या डालने चाहिए एम्बुलेंस में, ये सब कुछ पैरामीटर्स होता है। आज के डेट में हर एक एम्बुलेंस वाला उसको फॉलो कर रहा है, इसीलिए मैं इनिशिएटिव इन लोग ने जो लिया है, प्लेटफॉर्म दिया है हमको, तो मैं सभी एम्बुलेंस सर्विस वालों को ये दरख्वास्त करूँगा कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आइए, आपके अच्छे और बुरे सब जो भी कहानियाँ हैं वो आप आगे ला के उस पर अपन एक दौरान से एक इलाज करें और लोगों की भी सेवा करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सातपुड़ा सुपर सेवियर जो उन्होंने नाम दिया है, और पाटिल सर, उनका मैं धन्यवाद उनको मैं ये करना चाहता हूँ। सो एक्चुअली क्या है कि वैभव सर ने जैसे बोला कि एम्बुलेंस जो ड्राइवर्स है, डॉक्टर्स है, जो कि 24 आवर्स काम करते हैं। अभी देखा जाए तो ऑटो रिक्शा या फिर ओला उबेर, जो भी उनका एक टाइम पीरियड रहता है कि 8 घंटा 10 घंटा काम करे, फिर वो अपने घर पे चले जाते हैं। एम्बुलेंस में वैसा नहीं है, जो कि है वो उनको रूम में ही एक ही रूम में रहना पड़ता है, जो कि उनका घर परिवार छोड़ के आना पड़ता है। वो लोग 24 आवर्स काम करते हैं, और उसमें क्या होता है कि देखा जाए कि सो फिर एक्चुअली उसमें तकलीफ ऐसा होता है कि 24 आवर्स काम करने के बाद में भी कुछ
गवर्नमेंट से भी कुछ उसमें कुछ हम लोग को कुछ बेनिफिट्स नहीं है, कुछ नहीं है, टैक्सेस भी ज़्यादा है। तो उसमें भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये करना चाहिए कि टैक्सेस एम्बुलेंस के ऊपर कम करना चाहिए। और बस यही मतलब कि यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। इस पे थोड़ा हाईलाइट डाले कि टेक्निकलिटी आप सबको नहीं पता है, मुझे भी पहले नहीं पता थी कि एम्बुलेंस के बहुत सारे सेफ्टी नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स होते हैं, और गवर्नमेंट ने अभी जो नए नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए उसके बारे में और क्यों है और क्या ज़रूरी है वो। सो जैसे कि पिताजी ने कहा कि काफ़ी साल पहले कुछ ये जो इंडस्ट्री एम्बुलेंस इंडस्ट्री, उसमें कुछ रेगुलेशंस नहीं था। तो क्या होता था कि जो भी इक्विपमेंट है, जो भी पेशेंट है और ऑपरेटर्स वगैरह है, जब कोई एम्बुलेंस रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते थे तो काफ़ी सीवियर इंजरीज होती थी या फिर डेथ भी होते थे। तो ये काफ़ी, जैसे देश बढ़ने लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने लगा, ये काफ़ी एम्बुलेंस रिलेटेड डेथ्स इंजरीज भी बढ़ने लगे। तो ये देख के गवर्नमेंट ने एक AIS 125 नाम के नॉर्म्स निकाले जो 2018 से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो ये AIS 125 नॉर्म्स में उन्होंने ऐसे काफ़ी अलग अलग चीज़ें स्पेसिफाई की। उसमें इतने डिटेल तक गवर्नमेंट गया है कि एम्बुलेंस में कितनी रोशनी होनी चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। और ये कभी आए नॉर्म AIS 125? 2018 में 2018। तो उसमें वो नॉर्म्स के हिसाब से नॉर्म्स में ऐसे भी लिखा है कि जो भी इक्विपमेंट है, स्ट्रेचर है या मेडिकल डिवाइसेस है, वो 10G इम्पैक्ट टेस्ट रेजिस्ट होने चाहिए। ये नॉर्म्स पहले नहीं थे। तो इससे क्या होता है, जब एम्बुलेंस का कुछ एक्सीडेंट में इन्वॉल्व वगैरह रहती है तो अंदर के इक्विपमेंट्स है, जो पेशेंट स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, तो ये नॉर्म्स इंश्योर करते हैं कि वो सारे इक्विपमेंट्स 10G का फोर्स झेल पाए और पेशेंट की सेफ्टी, ऑपरेटर की सेफ्टी उसमें इंश्योर करें। तो जब ये नॉर्म्स आए तो वो नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग ने ये स्ट्रेचर डिज़ाइन किया। वो डिज़ाइन करते वक्त हम लोग ने काफ़ी इंटरेक्शन की एम्बुलेंस ऑपरेटर से, और वहाँ से ये सब इनिशिएटिव का सब शुरुआत हुई। और फिर हम लोग आई थिंक सो ये मेक इन इंडिया की स्वदेशी पहली ऐसी ब्रांड है जो यूरोपियन स्टैंडर्ड इंडियन इसमें लेके आए हैं, जो कि नहीं थे पहले। हम सिर्फ चाइना पे निर्भर थे, और दूसरा हमारे पास नाम नहीं लूँगा कंपनीज़ के, लेकिन फ्रांस की कंपनीज़ है, इटली की कंपनीज़ है, उससे इंपोर्ट होता था, लेकिन अभी इंडियन है। उनके कस्टमर्स के लिए एक हाई क्वालिटी और हाई कंफर्ट सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ। थँक यू। आम्ही ॲम्ब्युलन्स स्ट्रेचर्स बनवत होतो, त्याच्यामुळे आमचं डे टू डे लेवलला इंटरॅक्शन ॲम्ब्युलन्स ओनरशी व्हायचं। आणि जेव्हा आम्ही ते इंटरॅक्शन करायचो तर आमच्या